एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन फ्लेयर बाय ज्योति। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं सीटेट की तैयारियां करवा रही हूं। इसके लिए प्रैक्टिस सेशन और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ये दोनों चल रहे हैं हमारे इसी चैनल पे, मैथ और साइंस के और एसएसटी के भी। अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम होगी तो देख लीजिएगा, और प्रीवियस ईयर आपको बहुत हेल्प करेंगे। आज की इस सेशन में हम हिंदी वाला जो है देखेंगे, हिंदी के प्रीवियस ईयर को, और उससे पहले हम समझेंगे कि जो ये हिंदी का गद्यांश एवं पद्यांश आता है इसको हमें सॉल्व कैसे करना चाहिए। क्योंकि हिंदी जो सब्जेक्ट होता है इससे टोटल 30 क्वेश्चन बनते हैं, जिसमें से आपके जो है गद्यांश एवं पद्यांश से ही केवल 15 क्वेश्चन बन जाते हैं। इसलिए ये पास करने में एक बड़ा रोल निभाता है। इसको आना बहुत ही ज़रूरी है, और ये उनके लिए इम्पोर्टेंट होगा जिन्होंने पेपर वन में तो हिंदी होता ही है। जिन्होंने पेपर वन में हिंदी लिया है ये तो सबके लिए ही होता है, पेपर वन में सबके लिए इम्पोर्टेंट है ये। लेकिन पेपर टू में जिन्होंने अपने लैंग्वेज फर्स्ट या सेकंड में हिंदी सेलेक्ट किया है उनके लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। चलिए देखते हैं कि इसमें जो 15 नंबर का गद्यांश एवं पद्यांश आता है उसको कैसे हल करते हैं, जिससे टाइम मैनेजमेंट भी हो और जो आंसर हो वो भी सही निकले। चलिए देखते हैं। इसमें जो पहला है वो ये गद्यांश दिया हुआ है, 91 से 98 तक का है। इसमें से देखते हैं, 91 से 98 तक के क्वेश्चन है गद्यांश इस पद्यांश से। चलिए देखते हैं क्वेश्चन पहले। आप सभी को ये गद्यांश लगाने का दो तरीका होता है। या तो आप अगर छोटे में दिया है, मान लीजिए इसमें थोड़ा छोटा ही है, कभी कभी और बड़ा दे देता है। मान लीजिए अगर छोटे में दिया है तो आप पहले पढ़ लिया करिए, और अगर बड़े में दे दिया तो आपको पहले क्वेश्चन पे आ जाना है। क्वेश्चन को भी पढ़िए, और जो उससे रिलेटेड सब ऑप्शन में आंसर से रिलेटेड हैं सब। कभी कभी आप अपना जो है कॉमन प्रूडेंस यूज करेंगे ना, तब भी ये आंसर निकलने लगेगा। तो उसको उस गद्यांश में खोज लीजिए कि ऐसे वर्ड कहाँ पे हैं। ये भी एक तरीका होता है। जैसे आप जल्दी कर लीजिए वैसे कर लीजिएगा। अगर जो है एक साथ पूरा पढ़ते हैं तो थोड़ा माइंड आपका जो है शार्प होना चाहिए, जिससे आप जो है याद कर सकें उसे। ये नहीं है कि बार बार पढ़ते रहिए उसमें, फिर टाइम बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। लोग किन विचारों से प्रेरित होकर आज़ादी के संघर्ष में शामिल हुए। अब देख रहे हैं आपको, अगर आप ऐसे क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आपको बिना इसमें से देखे ही लगेगा कि सब ये इसमें से उपयुक्त तो सभी वाला होने वाला है। लेकिन चलिए देख लेते हैं कि आज़ादी के संघर्ष में शामिल होने के लिए किस विचारों से ये लोग प्रेरित हुए। चलिए गद्यांश में से ढूंढते हैं, ठीक है। इसमें आप जो है वैसे एक और ट्रिक है। अगर आप पहले या दूसरे या तीसरे क्वेश्चन को ढूंढ रहे हैं, ज़्यादातर वो गद्यांश के ऊपरी वाले भाग में ही मिलेगा। चलिए देखते हैं इसमें कौन सा होगा। ऊपर से सरसरी नज़र में आप फास्ट जो है पढ़िए, ठीक है। इसमें देखिए ये वाला आपको मिला होगा, यहाँ पे दिखा होगा, वे स्वतंत्रता, समानता और निर्माण प्रक्रिया में हिस्सेदारी के विचारों से प्रेरित थे। प्रेरित शब्द देख लिए ना, अगर प्रेरित के शब्द ही ढूंढते तब भी मिल जाता आंसर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये फोर्थ वाला। ये तो पहले ही सही होने वाला था। ऑप्शन नंबर फोर्थ वाला सही है, उपयुक्त सभी। चलिए देखते हैं 92 कैसे करेंगे। इसमें 92 है। आज़ादी के लिए संघर्ष किसने चलाया। जो आज़ादी के लिए संघर्ष था उसको किसने चलाया। चलिए ढूंढते हैं इसको। जो आज़ादी के लिए संघर्ष था, ये देखिए, पूरे देश की जनता ने एक लंबा और मुश्किल संघर्ष चलाया। ऊपर ही मिल रहा है, देखिए पहले दूसरे क्वेश्चन का आंसर ऊपर ही मिल रहा है, ज़्यादातर ये ऊपर ही मिलेंगे, ठीक है। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड वाला होगा, देश की जनता ने चलाया आज़ादी के लिए संघर्ष। ये देखिए, आज़ादी के लिए मुश्किल संघर्ष चलाया देश की जनता ने। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 93। 93 है, निम्नलिखित में से लोकतांत्रिक व्यवस्था का मूल्य कौन सा है। इसमें से लोकतांत्रिक व्यवस्था का मूल्य जो वो ढूंढना है वो इसमें देखिए, आप खुद ही देख लीजिए। समानता, स्वतंत्रता, विचारों की अभिव्यक्ति अभिव्यक्ति ये तीनों ही होगा। कहीं कहीं आप जो अपना कॉमन जो इंटेलिजेंस होता है ना उसको यूज करके आंसर जो है सही लगा दिया करिए। इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर फोर्थ वाला, उपयुक्त सभी। आप अगर ढूंढेंगे तब भी यही मिलेगा, ठीक है। इसलिए जो है कहीं कहीं अपना माइंड जो है लगा लगा के अपने आप से आंसर दे दिया करिए, क्योंकि निगेटिव मार्किंग तो इसमें रहता नहीं है। मान लीजिए कभी आपका पेपर टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाया, पेपर छूट रहा है, तो अपने दिमाग से जो लगे कि सही हो सकता है ये, उसको जो है टिक कर दिया करिए, छोड़ना तो है नहीं, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 94 है, आंदोलन का क्या असर पड़ा। जो आंदोलन हो रहा था उसका असर क्या पड़ा, ढूंढते हैं, ये मिल सकता है इसमें।
आंदोलन का असर पड़ा, ये ढूंढिए शब्द। ठीक है, चलिए देखते हैं। स्वतंत्रता आंदोलन ने यह स्थिति बदल डाली। ये नहीं है कि सेम टू सेम असर पड़ा ही बोलेंगे। देखिए, स्थिति बदल डाली। खुले राष्ट्रवादी खुलेआम ब्रिटिश सरकार की आलोचना होने लगी। क्या हुआ? ब्रिटिश सरकार की आलोचना होने लगी। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सेकंड वाला, कि ब्रिटिश सरकार बोलो या सरकार बोलो, उस टाइम ब्रिटिश की ही सरकार थी तो सरकार की खुलकर आलोचना होने लगी। ठीक है, उससे रिलेटेड भी शब्द ढूंढ लिया करिए आप। नेक्स्ट देखते हैं, क्योंकि सेंस भी लगाना होता है ना, भाव क्या निकल रहा है। कांग्रेस की क्या मांग थी? 95 वाला क्वेश्चन है, कांग्रेस की क्या मांग थी। चलिए देखते हैं कांग्रेस की मांग क्या थी इसमें। ये लास्ट वाले क्वेश्चन है, नीचे ही मिलेंगे। देखिए, स्थिति बदल रही, आलोचना करने लगे। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मांग की, ये देखिए मिल गया। 1885 में कांग्रेस ने मांग की कि विधायिका में निर्वाचित सदस्य होनी चाहिए। क्या मांग की? सदस्यों की मांग की विधायिका के लिए। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड वाला, विधायिका में चुने हुए सदस्य हों, ऑप्शन नंबर सेकेंड वाला। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 96, सबसे सटीक सार्थक वाक्य चुनिए। ये देखिए अपने हिसाब से लगाना है, ठीक है, वो उस पैसेज में नहीं मिलेगा ये। 96 है, सटीक या सार्थक वाक्य चुनिए। संघर्ष मनुष्य को सफलता दिलाता, दिलाता गलत है इसमें। संघर्ष मनुष्य मनुष्य को उजाड़ता है, बिल्कुल गलत है ये। संघर्ष मनुष्य को भटकाता है, ये भी गलत है। संघर्ष मनुष्य को निखारता है, ये वाला सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 97, खुलेआम शब्द का सबसे सार्थक प्रयोग है। जो खुलेआम शब्द है उसका सही पे कहाँ प्रयोग है? खुलेआम नगाड़े बज रहे थे, ये गलत है। ठीक है, खुलेआम बरसात, ये बरसात खुलेआम क्या होगी? फिर है खुलेआम बुराइयां हो रही थी। खुलेआम जो है बुराइयां, खुलेआम अच्छाइयां, इन सब चीजों में खुलेआम यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन नंबर 98 है, चढ़ दबाव शब्द का यूज करना है। ये जो दिए गए हैं ना रिक्त स्थान, यहीं पे दबाव कहाँ पे परफेक्ट बैठेगा? चढ़ता दबाव, ये तो बिल्कुल गलत ही लग रहा है। हवा का दबाव कम हो गया, ये सही है। ठीक है, हवा का दबाव कम हो गया। भीड़ भाड़ दबाव से था, बिल्कुल गलत है। सभी चुपचाप दबाव से, ये नहीं है। ठीक है, 98 तक हो गया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 99। ये देखिए, आपको अब पद्यांश दे दिया गया। गद्यांश और पद्यांश से मिला के 15 क्वेश्चन अप्रॉक्स बन जाते हैं। ठीक है, अब पद्यांश दिया गया है। पद्यांश छोटा ही दिया रहता है, इसको एक एक बार आप पढ़ लिया करिए पूरा, जिससे आपके माइंड में एक जो कॉन्सेप्ट होता है ना, कि जो उसका भाव निकल रहा होता है वो बिल्ड हो जाए। इससे आप फास्ट जो है तरीके से आंसर दे पाएंगे, टाइम मैनेजमेंट अच्छे से होगा। चलिए देखते हैं 99 क्वेश्चन। संगीतकार के माध्यम से कवि किस प्रकार के व्यक्तियों की ओर संकेत करना चाह रहा है? चलिए देखते हैं इसका आंसर कहाँ मिलेगा। संगीतकार क्या है? मुख्य गायक की चट्टान जैसे भारी स्वर का साथ देती वह आवाज सुंदर कमजोर कांपती हुई, वह मुख्य गायक का छोटा भाई है, मतलब जो ढाल की तरह खड़ा हो रहा है उसके साथ। या अब देखें ये बात किसकी कर रहा है, या उसका शिष्य या पैदल। मुख्य गायक की गरज में वह अपनी गूंज मिलाता आया है। प्राचीन काल से गायक जब अंतरे की जटिल तानों के जंगल में खो चुका है, या अपने ही सरगम को लांघ कर चला जाता भटकता हुआ एक अनहद में, तब संगीतकार ही अस्थाई को संभाले रहता। ठीक है, ये देखिए संभालने का सहयोगी का काम कर रहा है। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? फर्स्ट वाला होगा, सहयोगी। अगर आप इसको पूरा पैसेज पढ़ लेंगे ना एक बार, तब आप जो है आपके अंदर जो कॉन्सेप्ट होगा वो बिल्ड हो जाएगा, आसानी से आंसर लगा पाएंगे, क्योंकि ये जो पद्यांश होता है वो छोटा ही आता है, इसको पढ़ने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 100 वाला है, चट्टान जैसा भारी स्वर से आशय है। जो चट्टान जैसा भारी स्वर दिया गया है, कंपेयर किया गया है, उसका क्या आशय है? मोटी आवाज, बिल्कुल नहीं है। पुरुष की आवाज, ये भी नहीं है। गंभीर आवाज, ये सही है। ठीक है, ये अपने आप से देखिए आंसर आपको लग रहा होगा कि गंभीर आवाज से। मोटी आवाज, पुरुष आवाज, ये सब नहीं है। ये मोटी आवाज, गंभीर आवाज की बात की गई है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 101 है, क्योंकि आवाज की उसमें बुराई नहीं की गई है, गंभीरता की बात की गई है। गायक जब अंतरे की जटिल तानों के जंगल में खो चुका है होता है, कि मायने हैं अंतरे को गाते हुए वह, अंतरा जो होता है ना, कविता जो होता है उसको गाते हुए वो क्या कर रहा है? खो चुका हो। कोई गाना होता है किस मतलब कोई सॉन्ग हो या कविता हो, उसमें क्या किया जाता है? उसमें लीन हुआ जाता है, भटक जाता है, उसमें लीन हुआ जाता है। कहते नहीं है गाने को सुनकर लीन हो गया वो। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड वाला, लीन हो जाता है।
नेक्स्ट देखते हैं, कोई क्वेश्चन छूट गया क्या? 99 हुआ, फिर 100 है, नहीं सही है, 99 ही है ना, छूटा नहीं है। नहीं छूटा नहीं है, चलिए देखते हैं 99 क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन नंबर कौन सा देखना है? 101 वाला, ठीक है। गायक जब अंतरे की जटिलताओं में, ये तो बता दी, लीन हो जाता है, ठीक है। अनहद शब्द में, अनहद शब्द में क्या है देखिए, अनहद शब्द में आपको पता है, अगर हद हद प्रत्यय लगाएंगे, शब्द वो होता है जिसमें उपसर्ग प्रत्यय निकालते हैं, कि उपसर्ग आप या प्रत्यय उस शब्द से निकाल दिए ना, तब भी उसका एक सार्थक अर्थ बचा रहे, ठीक है। अगर अनहद से हद निकाल देंगे, अन का कोई अर्थ नहीं होता, लेकिन अगर अनहद से अन हटा देंगे तो हद का अर्थ होता है, तो इसलिए क्या है, इसमें अन उपसर्ग है, ठीक है, उसमें सार्थक शब्द बचना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 103 वाला। राख जैसा कुछ गिरता हुआ का अर्थ है, उसमें जो दिया है राख जैसा कुछ गिरता हुआ, इसका क्या अर्थ है, ये पैसेज में देखिए, राख जैसा कुछ गिरता हुआ, ये देखिए, प्रेरणा साथ छोड़ती हुई, उत्साह अस्त होता हुआ, ये लास्ट के, जब हम सॉन्ग सुनते हैं या फिर कुछ भी कोई गाता है, तो जो सॉन्ग का एंडिंग पोजीशन होता है ना, उस टाइम पे ऐसे सिचुएशन आते हैं, जो एंडिंग पोजीशन होता है उसकी बात ये कर रहा है। ता सप्तक में जब बैठने लगता है, उसका गला प्रेरणा साथ छोड़ती हुई, उत्साह अस्त होता हुआ, आवाज से राग जैसा कुछ गिरता हुआ, तभी मुख्य गायक को ढांढस बंधाता कहीं से चला आता संगीतकार। चलिए देखते हैं, राग जैसे गिरते हुए का आपको पता होगा कि एंडिंग पोजीशन की बात हो रही है इसमें। इसका जो सही आंसर होगा, बुझता हुआ स्वर, ठीक है, ये एंडिंग पोजीशन है, बुझता हुआ स्वर है ये। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 104 वाला। संगीतकार का अर्थ है, संगीतकार का अर्थ क्या है, गायक का साज उठाने वाला, गायक के साथ रहने वाला, गायक के साथ गाने वाला, गायक को बिखरने से, वो क्या बोलता है कि ढाढ़स बधाने संगीतकार चला आता है। अब देखे होंगे अभी यहीं पे लिखा था कि ढाढ़स बधाने संगीतकार चला आता है, जब साथ छोड़ती है क्या है, तभी मुख्य गायक को ढाढ़स बधाता कहीं से चला आता है संगीतकार का स्वर, ये ढाढ़स बधाता है, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे का, उसको बिखरने से बचा लेता है। ढाढ़स बंधाने का अर्थ है, इसमें जो ढाढ़स बंधाना यूज किया गया है शब्द, इसका क्या अर्थ है, इसका अर्थ होता है तसल्ली देना। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 106, कितना हुआ, 105 हुआ ना, 106 देखते हैं। पढ़ना सीखने के लिए आवश्यक है कि, जो पढ़ना होता है, रीडिंग होता है, उसके लिए क्या आवश्यक है, चलिए देखते हैं। केवल केवल शब्द जहाँ हो नेगेटिव टैग वर्ड है, ये काट दिया करिए। घर की भाषा सुनने बोलने को मिले, ये भी नहीं है इसका मोटिव। इसका सही आंसर जो होगा, चार्ट से अधिक कक्षा में लगाए जाएं, ये गलत है, चार्ट अधिक से अधिक लगाए जाए, इसका ये मोटिव नहीं होता पढ़ना सीखने का। इसका पढ़ना सीखने के लिए जो आवश्यक है वो है लक्ष्य भाषा की अर्थपूर्ण और रोचक सामग्री सुनने पढ़ने को मिले, बिल्कुल, जो आप पढ़ें या सुने ना, वो अर्थपूर्ण हो और प्लस इंटरेस्टेड भी हो, ताकि इंजॉय करते हुए पढ़े। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 107। भाषा केवल अभिव्यक्ति का माध्यम ही नहीं बल्कि स्वयं से, हाँ, अभिव्यक्त मतलब अपने विचारों को, जो आपके थॉट्स होते हैं ना, आपके विचार होते हैं, या बच्चे का जो विचार होता है उसको किसी के सामने रखना, ठीक है, रिप्रेजेंट करना, वो होता है अभिव्यक्ति, अपने आप को रिप्रेजेंट करना। इसके अलावा क्या होता है, बल्कि माध्यम ही नहीं बल्कि स्वयं से क्या होता है, बातचीत करने का, स्वयं से लिखने का तो होगा नहीं, पढ़ने का तो होगा नहीं, इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड वाला होगा, बातचीत करने का, स्वयं से भी, स्वयं को भी हम इससे जानते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 108 वाला। लड़के होकर रोते हो, ऐसा ये कथन क्या, इससे क्या पता चलता है, भाषा को बच्चों की दृष्टि से पढ़ने को बाध्य करता है, नहीं, भाषा को अध्यापकों की पढ़ने की बात ही नहीं हो रही है, भाषा को जेंडर की दृष्टि से पढ़ने को बात करता है, बिल्कुल सही है, जेंडर की दृष्टि से ये देख रहा है भाषा को। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 109 वाला है। कहानी के संदर्भ में कौन सा कथन उपयुक्त लगता है, कहानी के बारे में इसमें से कौन सा जो कथन है वो सही है, चलिए देखते हैं। कहानी में संवाद होना आवश्यक है, फिर देखते हैं कहानी में शुरुआत होना आवश्यक है, कहानी में शुद्ध भाषा होना आवश्यक है, कहानी में कथानक होना, बिल्कुल कहानी को कहने वाला भी जरूरी है, कहानी में कथानक होना आवश्यक है, ये सब आवश्यक है लेकिन इसके बाद है, ठीक है, इसके रहते भी ये आंसर नहीं हो सकता। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 110 वाला है। एक भाषा के अध्यापक को बच्चों में
भाषा सिद्धांतों की समझ विकसित करने पर बल देना चाहिए। अलंकारिक भाषा प्रयोग की समझ विकसित करने पर बल देना चाहिए। विविध संदर्भों में, बिल्कुल इसमें अलंकारिक भाषा केवल एक चीजें लेके नहीं चल सकते हम। आपको पता होगा कि एजुकेशन में वैरायटी ऑफ एजुकेशन की बात करते हैं, अलग अलग चीजें भी सिखानी होती है। केवल एक चीज को लेके, जिसमें केवल एक चीज ही मेंशन हो, वो आंसर नहीं हो सकता जब तक कि उसमें वैरायटी भी हो। चलिए देखते हैं, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड वाला, विविध संदर्भों में भाषा प्रयोग की क्षमता विकसित करने पर बल देना। बिल्कुल, जो अलग अलग संदर्भ है, अलग अलग जो क्षेत्र है, उनमें बच्चा भाषा प्रयोग कर पाए, ताकि उसमें जो वैरायटी ऑफ एजुकेशन है वो भी शामिल हो पाए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 111। कोई भाषा किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है, इस कथन पर आपकी क्या राय है? कोई भी भाषा बोल रहा है किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है, इस कथन का क्या आशय है? यह बहुत हद तक संभव है, बिल्कुल। ये 100% तो नहीं कह सकते, लेकिन बहुत हद तक संभव है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 112 वाला। ठीक है, भाषा सभी विषयों के क्या है? पढ़ने में है, अध्यायों में है, केंद्र है, या प्रारंभ है कि सेंटर है? सभी। भाषा सभी विषयों का केंद्र होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, भाषा के बिना कोई विषय नहीं होगा। गणित की अपनी भाषा होती है, साइंस की अपनी भाषा होती है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 113 वाला, कविता का एक निश्चित अर्थ होता है जिसे सभी विद्यार्थियों को पढ़ना चाहिए, इस कथन के बारे में आप मानते हैं कि किसी कविता को एक निश्चित अर्थ के साथ पढ़ना चाहिए? चलिए देखते हैं आगे। सभी विद्यार्थी अपने अनुभव और परिवेश में ही कविता समझते हैं। इसका जो सही आंसर होगा यही वाला होगा कि सभी विद्यार्थी अपने अनुभव, जो वो उनके अंदर एक्सपीरियंस होगा, जिस जिस प्रकार का उन्हें बचपन से एनवायरनमेंट मिला होगा, वो इसी उसी हिसाब से कविता को समझ पाएंगे। ये नहीं है कि कोई विदेशी बच्चा यहाँ इंडियन की कविता को यहाँ के हिसाब से समझेगा, वो अपने हिसाब से समझेगा, जो वहाँ की कल्चर रही होगी, जो वहाँ का उसका एक्सपीरियंस रहा होगा, जो वहाँ पे उसका एनवायरनमेंट रहा होगा, उसी हिसाब से वो कविता को समझेगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 114 वाला, आप मानते हैं कि अलग अलग तरह की सामग्री पढ़ने के अवसर मिलने से, जो अलग अलग तरह की सामग्री होती है उसको अगर पढ़ने का कोई किसी को अपॉर्चुनिटी मिले तो उससे क्या होगा? चलिए देखते हैं, भाषा को विविध संदर्भों में प्रयोग करने की समझ होगी। बिल्कुल सही है, विविध संदर्भ, वैरायटी। ठीक है, अलग अलग चीजें जहां पे आ जाए वो आंसर सही होता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 115 वाला, हिंदी में विज्ञान संबंधी पाठों को पढ़ाने का उद्देश्य होता है। जो हिंदी हिंदी है उसमें जो विज्ञान से संबंधित पाठ आ जाते हैं, कहीं कहीं साइंस से रिलेटेड जो चैप्टर्स आ जाते हैं, उनको पढ़ाने का जो मोटिव होता है वो क्या होता है? विज्ञान की भाषा को समझना। बिल्कुल सही है, विज्ञान की भाषा को, ताकि आप साइंस के लैंग्वेज को भी समझ पाएं, इसलिए हिंदी में साइंस या मैथ के चैप्टर डाल दिए जाते हैं। चैप्टर मतलब कुछ भाषा डाल दिए जाते हैं। चलिए देखते हैं 116 वाला, लेखन क्षमता के आकलन के लिए अव्यक्त विचारों को जांचना होगा, व्याकरण सम्मत भाषा को देखना होगा, अर्थपूर्ण वाक्यों और संदर्भों को समझना होगा, और लिखावट की सफाई सुंदर, केवल लिखावट को नहीं सही माना जा सकता है। लेखन क्षमता के आकलन के लिए अर्थपूर्ण वाक्यों और संदर्भों को देखना होगा। बिल्कुल सही है, जो वाक्य हो अर्थपूर्ण हो और संदर्भों को, उनके अर्थों को भी देखा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 117 वाला है, हिंदी के पाठों में अन्य भाषाओं के अर्थ होने का अर्थ है। जो हिंदी के जो चैप्टर्स होते हैं उनमें अन्य भाषाओं का को मतलब ऐड करने का क्या अर्थ होता है? चलिए देखते हैं, पाठ का लेखक हिंदी नहीं जानता, ऐसा नहीं है। पाठ समाज के बहुभाषी स्वरूप की सहज प्रस्तुति है। बिल्कुल है, ताकि वो बहुभाषी जो स्वरूप है ना हिंदी का, उसको उसके रिप्रेजेंट किया जा सके। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 118 है, आपकी दृष्टि में अभ्यास पाठ को समझने में मदद करते हैं, बच्चों को तार्किक बनाते हैं, बच्चों को भाषा समझने में, बच्चों को भाषा के बारे में बताते हैं, बच्चों को उत्तर देना सिखाते हैं। इसका जो सही आंसर होगा, पाठ को समझने में मदद करते हैं। अभ्यास जो होते हैं पाठ को समझने में मदद करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 119, उच्च प्राथमिक स्तर की पाठ्य सामग्री में अनुवाद सामग्री रखने का उद्देश्य होता है। जो जूनियर लेवल होता है उसमें अगर उसके पाठ्य सामग्री में अगर हम अनुवाद वाली चीजें रखते हैं, ट्रांसलेशन वाली, तो उसका मोटिव क्या होता है? नेक्स्ट चलिए देखते हैं इसका आंसर।
अन्य भाषाओं के साहित्य को हिंदी में पढ़ने के अवसर देना। बिल्कुल, जो अन्य भाषा के भी साहित्य हैं उनको भी हिंदी में ऐड करना। एक जब एक भाषा से आप दूसरे भाषा में ट्रांसलेशन करते हैं, 2-3 भाषाएँ इसमें ऐड हो जाती हैं ना, ताकि अन्य भाषाओं के बारे में भी आप समझ सकें। यही इसका मोटिव होता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 120। ये होता है, यदि आपकी कक्षा में दृष्टिबाधित बच्चे हैं तो आप क्या करेंगे? उसे विशेष सहानुभूति तो देना ही है, लेकिन ये मेन नहीं है, ठीक है? उससे उन्हें पढ़ने के उपयुक्त साधन देंगे। बिल्कुल सही है, पढ़ने का उपयुक्त साधन दे मिलना चाहिए उन्हें। आपको पता होगा जो दृष्टिबाधित बच्चे होते हैं उनके लिए ब्रेल लिपि आती है, ठीक है? वो ब्रेल लिपि से पढ़ते हैं। अगर आप उसे विशेष सहानुभूति देने लगेंगे ना, तो उसे कहीं न कहीं गिल्टी फ़ील होने लगेगा। मेरे अंदर कुछ कमज़ोरियाँ हैं, मैं ऐसा हूँ, इसलिए मेरे ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। इसलिए थोड़ा उनको सबके साथ व्यवहार हो, उनके साथ भी वैसा ही बिहेवियर रखना है। और उनको लेकिन जो उनके लिए जो साधन है ना पढ़ने के लिए, वो उपयुक्त होना चाहिए। जैसे ब्रेल लिपि है, ये सब चीज़ें उनके साथ जो है उनके लिए वहाँ पे उपस्थित होनी चाहिए। इस पर आप ध्यान देंगे उनकी सुविधाओं पे वो पढ़ने के। ठीक है? आई होप आपको समझ में आया होगा गद्यांश पद्यांश कैसे जो है हल करते हैं, और को ये जो हिंदी पेडागॉजी है, 15 नंबर का गद्यांश और पद्यांश आता है, बाकी 15 नंबर में हिंदी पेडागॉजी आती है। दोनों का इक्वली वेटेज होता है, इसलिए दोनों को तैयार करिए आप। जैसे सब्जेक्ट जो पेडागॉजी होता है ना, ये हर सब्जेक्ट में आता है, तो इसको आप अच्छे से तैयार करिए, ठीक है? और प्रीवियस ईयर को लगाइए डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ, ताकि उसका कुछ फ़ायदा मिले। अगर कोई केवल क्वेश्चन आंसर आप करते चले जाएँगे, तो उसका कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिलेगा। और प्रीवियस ईयर लगाने से आपको ये भी पता चलेगा कि एग्ज़ामिनर कैसे सोचता है और क्वेश्चन कैसे बनते हैं, हमें सॉल्व कैसे करना है। आप आपका जो एग्ज़ाम है वो जुलाई मंथ में है। इससे पहले आप प्रीवियस ईयर जैसे टाइम देख लिया करिए कि पर उसमें टाइम जो होता है, 2.5 घंटे का टाइम दिया जाता है पेपर में आपके। एक क्वेश्चन पेपर लीजिए और 2.5 घंटे का टाइम आप देख लिया करिए। मतलब स्टॉपवॉच या तो लगा दिया करिए। इसके बाद 2.5 घंटे में उसको सॉल्व करने की कोशिश किया करिए, ताकि आप देखिए कि आप सॉल्व कर पा रहे हैं, सॉल्व करने पे कितना नंबर ला रहे हैं। और टाइम मैनेजमेंट हो, इससे जो है टाइम मैनेजमेंट वाली जो चीज़ें होंगी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएँगी। टाइम मैनेजमेंट ही सबसे बड़ा रोल होता है स्टेटेड के एग्ज़ाम में, क्योंकि उसमें बड़े-बड़े क्वेश्चन बनते हैं, पढ़ते और समझते हुए बहुत टाइम चला जाता है। मैं भी जब पढ़ती थी, मैं भी मतलब जब एग्ज़ाम दी थी, आज के 2 साल पहले मैं दी थी, और मेरा पहले ही बार में चारों पेपर में पास हो गई थी, यूपी टेट का और ये सीटेट दोनों का। तो मैं भी ऐसे ही करती थी, मैं ज़्यादातर प्रीवियस ईयर पे ही ध्यान देती थी, और ज़्यादा दिन की मैं तैयारी भी नहीं नहीं की थी, ज़्यादा से ज़्यादा 1 मंथ भी नहीं पढ़ी थी मैं सीटेट के लिए, क्योंकि मैं यूपी टेट की तैयारी कर रही थी। चलिए ठीक है, अगर आपको पसंद आए कंटेंट तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ऐसे कंटेंट आपको मिलते रहेंगे। ठीक है? थैंक्स फॉर वॉचिंग।